क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमारे पास यहाँ पर केवल आई कैप और जे कैप आएंगे। लेकिन क्या 3D के क्वेश्चन आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आएगा नहीं, ऐसा मैं गारंटी दे सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। लेकिन अगर कभी भी आ जाए 3D में, तो 3D में आपको पता है कि किसी भी कूलम्स लॉ का फोर्स वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालते हैं, R2 - R1 और R1 - R2, याद है? वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ, लेक्चर 4। स्टेप 2 क्या करेंगे? सिंपल, स्टेप 2 में सबको ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद आपको नेट फोर्स जो मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, समथिंग यानी कि Fx आई कैप और Fy जे कैप। मे बी Z वाला भी प्रेजेंट हो। अगर Z वाला प्रेजेंट है तो उस केस में आप यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास Fy जे कैप। मैं इसको ब्राउन से लिख रहा हूँ क्योंकि जनरली पूछा नहीं जाएगा ऐसा, बट अगर ऐसा हो तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। क्या करना है ऐसे केस में सॉल्व करने के लिए बेटा? सिंपल, you have to follow the next step, that is step 3. You can get your net force from magnitude. Magnitude of net force can be written as Fx square plus Fy square plus Fz square. और चूंकि केवल 2D की बात मैं कर रहा हूँ तो 2D में अगर है तो tan phi. Phi is the angle made by the net force from the positive x-axis. How will you get the value? That is Fy by Fx. बट अगर 3D में आ जाए तो वहां पर बेटा अल्फा, बीटा और गामा निकालने के लिए आता है। दैट इज अ डिफरेंट लॉजिक ऑल टुगेदर, तो हम उसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। आज का अभी का जो हमारे आधे घंटे का टास्क, मतलब 25 मिनट का जो टास्क है वो इसी पर क्वेश्चंस को डिस्कस करने का है। ठीक है, तो रिमेंबर द स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप है? पहले जो भी फोर्सेस वहां पर प्रेजेंट हो उनको रिप्रेजेंट करिए, उनको लिखिए, मतलब उनका मैग्नीट्यूड लिखिए और उसे रिजॉल्व करिए आई कैप और जे कैप के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकें। रिप्रेजेंट करने के बाद पहला स्टेप भी ज्यादा मेहनत वाला काम है। दूसरे में क्या करना है? आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ जोड़ देना है। और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है बेटा? मैग्नीट्यूड निकाल लेना है और डायरेक्शन निकाल लेना है। ठीक है, सिंपल। अब देखो एग्जांपल लेकर चलते हैं, वन बाय वन एक एक एग्जांपल को समझते हैं। एग्जांपल हमारा ये है कि सोचो एक छोटा सा एग्जांपल जो लास्ट क्लास में मैंने शायद दिया भी होगा और मैंने कई बार बताया कि इन क्वेश्चंस को आप सिमेट्री से सॉल्व कर सकते हो। देखो ये छोटा सा सवाल है, ये क्या है बेटा? आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पर मैंने क्या रख दिया? चार्ज रख दिया। ठीक है, सपोज दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर क्या बोल दिया मैंने? प्लस क्यू चार्ज। लेट्स सपोज दिस इज द कंडीशन। ओके, और इसका जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है बेटा? ए है, तो ए ए ए ए सब होगा। और मेरा क्वेश्चन ये है कि डी पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, उस पर लगने वाला नेट फोर्स निकालिए। ठीक है, तो उस पर नेट फोर्स कैसे निकालना है? सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है रिप्रेजेंट। स्टेप 1 आपको फॉलो करना है रिप्रेजेंट। तो स्टेप 1 फॉलो कैसे करेंगे भाई? कौन फोर्स लगाएगा? ए लगाएगा, बी लगाएगा और सी लगाएगा। जरा मुझे बताओ, ए वाला इसे रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? आवाज नहीं आ रही क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या? रिपेल करेगा ना। तो फ्रॉम डी टू ए या ए टू डी? अवे। ठीक है, इसका नाम हमने एफ ए बोल दिया। फिर उसके बाद अगर हम बी के बारे में बात करते हैं तो बी से डी की दूरी कितनी होगी बताओ? √2a, है ना। और इसके लिए जो फोर्स होगा उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इससे अवे, चूंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है इसलिए एफ सी रख दिया। और एफ सी किधर लग जाएगा बेटा? यहाँ पर लग जाएगा। वैल्यूज लिख देते हैं सभी के। एफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का होल स्क्वायर, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई 2a, है ना। और एफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगेन के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, क्या मैं इसको f मान सकता हूँ? तो ये भी f हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बेटा? f/2। ठीक है, अब देखो लिखने के पीछे भी मत जाओ, मैं बोलूंगा क्या करना है तुम्हें, है ना। अभी रुक जाओ, बस समझो जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लो। 10 मिनट दूंगा मैं, आराम से लिखना है। अब समझ रहे हैं यहाँ पर मेरे पास क्या है? एफ ए है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? f। एफ बी है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? f। दो के दोनों कितने एंगल पर काम कर रहे हैं बेटा? 90 डिग्री पर। और इसका डायरेक्शन यहाँ से कितना है? ऑलरेडी 45 डिग्री। कैसे? ये देखो, ये 45, ये 45,
समझना इस बात को। अब यहाँ पर तुम्हें ये डिसाइड करना है कि क्या तुम्हें जो मैं अभी मेथड बता रहा हूँ उस मेथड को अप्लाई करना है या पुराना मेथड से आप कर सकते हो। तो पहले एक बार पुराने अप्रोच को एक बार अप्लाई करके देखते हैं। जरा सोचो, यहाँ पर फोर्स F है, यहाँ पर भी फोर्स F है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों का मतलब नेट फोर्स ऑफ FA एंड FC कितना होगा, तो हम उसका नाम देते हैं FAC। लेट सपोज दैट मस्ट हैव अ वैल्यू दैट इज अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, दैट विल गिव यू अंडर रूट 2F। ओके, व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन? तो आपको पता है कि अगर दो फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका रिजल्टेंट इसके एंगल वाइज सेक्टर यानी कि 45 डिग्री से जाएगा। इसका मतलब ये फोर्स कहाँ आ गया, FAC किस डायरेक्शन में आ गया, जिस डायरेक्शन में FB ऑलरेडी लग रहा था। बोलो, अब ऐसे केस में क्या हो गया, ये दोनों फोर्स काम से चले गए, खत्म हो गए, उनका रिजल्टेंट आपने निकाल लिया। अब आपके पास कितने फोर्स बचे, केवल दो। कौन कौन सा, FB और FAC। कितने फोर्सेस बचे हैं, दो। मतलब हमने किया क्या, हमारे पास तीन फोर्स थे, मैंने उससे रिड्यूस करके दो फोर्स में कन्वर्ट किया। अब मेरे पास अगर दो ही फोर्स है तो उनको ऐड करने का क्या तरीका है, सिंपली आपने जो मेथड अभी तक सीखा है, दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो तो बताओ, हेंस नेट फोर्स ऑफ FB एंड FAC कितना होगा बताओ। तो आप कह सकते हो दोनों का डायरेक्शन सेम है, हेंस फाइनल नेट फोर्स विल बी, दोनों का सम, इसकी वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2F और इसकी वैल्यू कितनी है F बाई 2, तो रूट 2F प्लस F बाई 2, F कॉमन वैल्यू तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई 2F। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F, दैट इज KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। पुट द वैल्यू, यू विल हैव नेट फोर्स दैट इज रूट 2 प्लस 1 बाई 2 और KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, that is your answer, but answer is still incomplete क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन नहीं बताया। तो किधर होगा, along B to B से D डायरेक्शन में अवे होगा। दो फोर्स सेम डायरेक्शन में अगर उनका रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में लगता है, दिस इज द वन मेथड, ओके, दैट वी हैव अप्लाइड हियर। बट अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, जहां पर ये तीन स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है, आपको ये तीन स्टेप फॉलो करने होते हैं। इन तीनों स्टेप्स में जरा हम लोग इससे करके देखते हैं। क्या करना होगा, हमने रिप्रेजेंट ऑलरेडी कर रखा है, अब आपको रिजॉल्व करना है। कौन से वेक्टर को रिजॉल्व करोगे आप? बिलाल अहमद कोई है तुम्हारे क्लास में? हाँ, स्कूल में है। बेटा तुम्हारा क्या नाम है, अपने नाम से आए हो या घर वालों के नाम से आए हो? उसी का नाम है बिलाल अहमद। तुम्हारी पहली क्लास है? यस सर, ट्रायल क्लास। अच्छा, ट्रायल वो भी ऑनलाइन, वो भी बीच में, चलो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आओ देखते हैं भाई, सेम क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन दैट वी हैव, ये वाला सवाल, ठीक है, यही यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, इसी रिप्रेजेंटेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या है भाई हमारे पास, अगेन क्वेश्चन सॉल्व आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आपको बस सिंपली ध्यान रखना। सीधे मैं इस पॉइंट पर आता हूँ, अब बहुत ज्यादा फोर्स बताऊंगा नहीं। क्या, पॉइंट डी पर एक फोर्स किस डायरेक्शन लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है और एक फोर्स यहाँ लग रहा है। सर इस फोर्स का नाम है FA, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है F। इसका नाम है क्या, FB, जिसका मैग्नीट्यूड है कितना, F बाई 2, और इसका नाम है FC, जिसका मैग्नीट्यूड है कितना है F। जब भी आपके पास मल्टीपल फोर्सेस किसी एक पॉइंट पर दिख रहे हो तो आप इसको पहले x और y एक्सिस को डिसाइड करिए, x और y एक्सिस, और हमेशा x और y एक्सिस किधर डिसाइड करेंगे, जिसके अलोंग मैक्सिमम फोर्सेस आ सके। मतलब ये बेटा कि अगर यहाँ पर आपसे मैं कहूँ कि चलो x और y एक्सिस डिसाइड करते हैं, तो दिस कुड बी द x एक्सिस और ये आपका क्या हो सकता है बेटा, y एक्सिस हो सकता है, ठीक है। तो y एक्सिस और x एक्सिस आपको यहाँ पर मैंने बना दिया, तो दिस इज व्हाट द y एक्सिस एंड दिस इज व्हाट द x एक्सिस, x। अब जरा सोचो कि चूंकि फोर्स FA जो है वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, x एक्सिस में। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन x एक्सिस, i कैप। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन y एक्सिस, j कैप। सर अगर मुझे इस फोर्स FA को
वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मेरे पास दो ही चीजों की जरूरत होती है, वन इज मैग्नीट्यूड, अदर इज डायरेक्शन। सो एफ ए का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, एफ है, और डायरेक्शन उस डायरेक्शन में क्या है भाई, आई कैप। मेरा वेक्टर फॉर्म हो गया एफ ए का। सिमिलरली वी कैन राइट एफ सी एज अ वेक्टर फॉर्म, क्या होगा, एफ जे कैप। बट द प्रॉब्लम लाइज विद बी, क्योंकि बी ना तो x में है ना ही y में है। ऐसे कंडीशन में क्या करना है, रिजॉल्व करना है। द टर्म दैट आई हैव यूज्ड दैट यू हैव टू रिजॉल्व, हाउ विल यू रिजॉल्व, सिंपली एक इधर और एक इधर कंपोनेंट ले लेना है। अब ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, सर ये एंगल कितना है 45 डिग्री, व्हाई, बिकॉज ये डायगोनल है, डायगोनल के साथ एंगल कितना बनेगा 45, दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्री। ओके, जिस एंगल के साथ सो रहे हो क्या तुम, जिस एंगल के साथ थीटा लगा होता है, एंगल लगा होता है जिस एक्सिस के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉस एक्सिस। उसे क्या बोलेंगे, f/2 cos 45 डिग्री। और उसके ऑपोजिट दूसरे एक्सिस को क्या बोलेंगे, f/2 sin 45। इज दिस ओके? सो कैन आई राइट द थर्ड वेक्टर दैट इज नेम्ड fb as f/2√2 i cap और प्लस f/2√2 j cap। इज दैट ओके? नहीं समझ में आएगा? इसको जब रिजॉल्व किया तो उसका एक कंपोनेंट किधर है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इतना, डायरेक्शन क्या है, i कैप। तो f/2 cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो क्या हो जाएगा f/2√2, सर f/2√2 i कैप प्लस f/2 sin 45 f/2√2 j कैप। ये आपने कर दिया क्या, स्टेप 1 कंप्लीट। क्या क्या किया आपने, रिप्रेजेंट। सबसे पहले आपने रिप्रेजेंट करना है कौन कौन से फोर्सेस, व्हाट एवर द फोर्सेस आर पॉसिबल। हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर, चूंकि 3 चार्जेस है, एक यहाँ पर है प्लस q, दूसरा चार्ज यहाँ पर है प्लस q, तीसरा चार्ज यहाँ पर है प्लस q। यू कैन सिंपली रिप्रेजेंट द फोर्सेस। सेकंड, यू हैव टू राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। क्या सर, एफ ए कैसे निकाला, kq² a², एफ बी कैसे निकाला, kq² सी। एफ ए एफ बी एफ सी आपने काम कर लिया, उससे मैग्नीट्यूड डिसाइड होगा कितना, f/2 एंड f। रिप्रेजेंट राइट, क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है। आपने रिप्रेजेंट कर लिया, यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद लिखने के बाद क्या करना है आपको, आई कैप जे कैप फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसको किसको रिजॉल्व करोगे, जो ना तो x में होगा ना ही y में होगा। इसी को बोलते हैं ऑब्लिक डायरेक्शनल वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो ना तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना हो, x और y के अलावा किसी डायरेक्शन में हो, दैट इज ऑब्लिक डायरेक्शनल वेक्टर। यहाँ पर एक ही है, आपके पास एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो आपने उसे क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया। उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x डायरेक्शन में था, वर्टिकल कंपोनेंट y डायरेक्शन में यहाँ पर है, तो उसके साथ आपने i कैप और j कैप लगा दिया। ये काम आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 बड़ा आसान है। क्या स्टेप 2 में आपने लिखना है क्या, f नेट वेक्टर। सर हाउ विल यू राइट f नेट वेक्टर, बाय एडिंग ऑल द 3 वेक्टर्स टुगेदर। कैसे ऐड होगा भाई, i को जोड़ेंगे, j के साथ किसको जोड़ेंगे, j को जोड़ेंगे, जोड़ दो तो क्या होगा बताओ, f प्लस f/2√2 i कैप प्लस f प्लस f/2√2 j कैप। इज दैट ओके? सिंपल। अब आपके सामने यहाँ पर हो गया क्या, i कैप j कैप फॉर्म में आ गया। आपसे मैंने कहा क्या, स्टेप 2 कंप्लीट। देन हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। यही है तुम्हारा क्या, fx, और यही क्या है तुम्हारा fy। सर दोनों को अंडर रूट करके जोड़े तो मेरे पास क्या आएगा, जरा सोच के देखो। यहाँ पे जितना ये है उतना ही ये है, तो √2 बाहर आ जाना चाहिए इसके मल्टीप्लिकेशन में भाई। तो मैं लिखूं क्या, चलो लिख ही देता हूँ, वरना रो रो लिखूंगी। दिस स्क्वायर प्लस द सेम वैल्यू का स्क्वायर, f/2√2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को कॉमन लेके बाहर लिख दूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 1, 1 + 1 मतलब √2। तो यू विल गेट द वैल्यू √2 टाइम्स f प्लस f/2√2। मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, f को मैं बाहर निकालूं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं, f बाहर आ गया √2 प्लस 1/2। इज दैट ओके? क्या ये वही वैल्यू आ रही है जो हम लोग पहले निकाले थे, है ना? दूसरी बात, सर अभी tan phi नहीं निकाला, मैंने कहा निकालना है अपनी तसल्ली के लिए। fy/fx, जरा तुम मुझे बताओ
अगर एफ वाई और एफ एक्स दोनों सेम टू सेम है तो दोनों का डिवीजन कितना आएगा 1, और 1 कितने की वैल्यू होती है tan 45 डिग्री। सर tan 45 डिग्री x के साथ 45 डिग्री यानी कि रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में लग रहा है। हाँ, ऐसा तो हमने पहले भी किया, देखो यहाँ पर किया, ठीक है। नाउ यू माइट हैव वन क्वेश्चन इन योर माइंड, व्हाट, कि सर जब हम दोनों तरीके से कर ले रहे हैं तो इस तरीके से करने का क्या ही मतलब है, हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये केवल और केवल इसलिए किया जा रहा है बेटा कि जहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते है ना, वैसा करने के लिए यही इकलौता मेथड बचता है। ये रामबाण है लास्ट में। मतलब क्या, मतलब समझाता हूँ, बस 1 मिनट और। सोचो आपके पास वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वेरिएशन आया, क्या वेरिएशन आया, सर प्लस क्यू हियर, ओके, प्लस 2 क्यू हियर, ओके, प्लस 3 क्यू हियर, ओके, और यहाँ पर प्लस 4 क्यू ले लिया, सही है। मैंने चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड मैंने हर जगह पर चेंज किया, इसका मतलब क्या, फोर्स का मैग्नीट्यूड ही बदलेगा, है ना। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बदलेगा तो कितना कितना हो जाएगा, जरा सोच के देखो। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, सी एंड पी। बताओ ये वाला फोर्स किधर लगाएगा भाई, इस डायरेक्शन में लगाएगा, नाम इसका क्या होगा, एफ ए। ये वाला फोर्स किधर लगाएगा, मतलब डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका नाम हो जाएगा एफ बी। ये वाला फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, जिसका नाम हो जाएगा क्या, एफ सी। बट do you really think the value of FA, FB and FC, they all are equal? No, they are going to be different. Why? Just put the value here. K, Q1, Q2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा बेटा, 4 Q स्क्वायर, उनके बीच की दूरी कितनी है, साइड, that is A, A का स्क्वायर, ठीक है। FB कितना हो जाएगा जरा सोचो, Q1, Q2 that is 8 के क्यू स्क्वायर अपॉन उनके बीच की दूरी कितनी है, √2 a का होल स्क्वायर, दैट इज 4 के क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ सी, दैट इज 12 के क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर। समझो, अगर मैं इसको f मानता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, f, और ये क्या हो जाएगा 3f। द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फोर्सेस आर गोइंग टू बी डिफरेंट, f और 3f। अब तुम कहोगे सर कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं एफ ए और एफ सी, दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, जरा सोचो यहाँ पे एक फोर्स यहाँ पर है एफ ए और दूसरा यहाँ पर है क्या, एफ सी, दोनों 90 डिग्री पर काम कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट जब निकालोगे तो कहाँ से जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक। ये कितना है 3f और ये कितना है f है। मैंने कहा मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √10f आ जाएगा, जो भी आ जाए। बट सर व्हाट अबाउट द डायरेक्शन विद दिस, सर दैट इज फाई। हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ फाई, सर tan phi इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि fc दैट इज 3f अपॉन बेस दैट इज f, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 3। सर tan में किसकी वैल्यू होती है 3 किसकी वैल्यू है, मुझे हाँ √3 इज द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री, 3 का तो मुझे पता ही नहीं है। और मान लो मैंने पता कर लिया, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैंने पता कर लिया इसकी वैल्यू। पता करने के बाद क्या समस्या आएगी, फाई आ गया आपके पास 63 डिग्री, लेट सपोज कितना वैल्यू आ गया 63। मतलब एक फोर्स ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा कितने पर ये एग्जिस्ट कर रहा है 45, दूसरा कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है एफ ए सी, यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है 63 डिग्री पर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, बोलो 18 डिग्री का। लेट्स सपोज अब इन दोनों का रिजल्टेंट आप फिर से उसी फॉर्मूले से निकाल पाओगे क्या, नहीं निकाल सकते, क्योंकि cos 18 की वैल्यू तुम्हें नहीं पता है। तुम कहोगे सर मुझे तो कैलकुलेटर यूज करना है, या फिर आपने क्वेश्चन पेपर में वैल्यू क्यों नहीं दी हमें, हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, मैं तो गरीब हूँ, मुझे नहीं आता है। तो भाई ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा वहाँ पे, है ना। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अलावा भी मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए, आप उससे दिमाग लगाइए। और ये क्वेश्चन, ये मेथड जो आपको मैंने यहाँ सिखाया है, दिस मेथड इज फॉर अनइवन फोर्सेस, फॉर नॉट इक्वल फोर्सेस, जिनके लिए वैल्यूज डिफरेंट है, उनके लिए ये चीज आप डायरेक्टली अप्लाई करो, कहीं भी अप्लाई करो, हमेशा काम करेगा। समझ आ रही बात? ओके, तो ये मैं प्रॉब्लम तुम्हें समझाया कि क्या प्रॉब्लम आएगी, सॉल्व करना होगा, आप इसको घर वालों के साथ करिएगा।
कराऊंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा, कुछ और लेंगे वो क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क है ना, प्लीज नोट करिए। दिस इज बाई मेथड 1, दिस इज बाई मेथड 1, और इसके बाद वाला क्या होगा भाई, बाई मेथड। क्या लॉजिक समझ में आया यार, कहाँ पर क्या लगाया जाता है, अंधी तो नहीं मारनी है मैं कोई चीज, प्लीज। बाई मेथड 1 मेथड 2 सॉल्व करिए क्वेश्चन। देखो इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप घर पे करोगे उतना ही क्लैरिटी आएगी, उतना ही आपका स्पीड बढ़ेगा, अदरवाइज स्पीड के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कौन सा? ये मेथड 1 अनइवन पे काम नहीं करेगा, अभी तो बताया भाई। मेथड 2 काम करेगा हर जगह पर, मेथड 1 वहाँ काम करेगा जहाँ पर सिमिलर फोर्सेस दिख रहे हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, वहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर करना। हाँ बेटा, रूट से यहाँ पर अंडर रूट में स्क्वायर क्यों नहीं किया बेटा, याद करो पिछले वाले लेक्चर को जरा ध्यान से देखो। जब दो फोर्स 90 डिग्री पर होंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगाते हैं, जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो a प्लस बी कर देते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन से डायरेक्टली जोड़ दिए। हो गया ये वाला क्वेश्चन? आई थिंक हो गया ये, जल्दी से इसे नोट करिए। मेथड 2 स्टेप 1 2 एंड 3। देखो ये
पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम है, बट जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं आ पाएगा तो ये तुमसे नहीं कर पाओगे क्लास में। तुम्हें स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल बना दी क्योंकि तुम्हारे पास जगह नहीं था। So this one is the one concept, type 3 हम लोग आते हैं। नोट हो गया बेटा? Yes. Time is over now. Next house हो गया? छूट गया? जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। ये बात सबको समझ में आई है यहाँ पर क्या हुआ है? हाँ हाँ, मतलब ऐसे बुक्स में लिखा होता है अचानक से सर यहाँ क्या हो गया है ना, समझना इतना है, इससे बेसिक नहीं जा सकता मैं अभी तक के बैचेज में सबसे ज़्यादा गिर के पढ़ा रहा हूँ, मतलब लेट के पढ़ा रहा हूँ लिटरली। इतना बेसिक से मैं कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे पता है इससे ज़्यादा तेज चलूँगा या थोड़ा और हाई फाई चलूँगा तो तुमको इससे समझ ही नहीं आएगा। और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तो और तुम्हारी गलती थोड़ी बहुत तो है भी, लेकिन एक कहीं ना कहीं जो पिछले 2 साल का तुम्हारा जो सिनेरियो था ना, उसमें तुमने इतना टाइम बर्बाद किया, खुद को बर्बाद किया बहुत ज़्यादा, सब छूट गया, पढ़ाई लिखाई मेहनत करना सब छोड़ दिया तुमने। तो यार देखो, मजे लिए हो तो भुगतना तो पड़ेगा ही। चलो, नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन एंड टाइप 3 प्रॉब्लम, एंड दिस इज द लास्ट टाइप व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस। अब देखो हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़ा है ना, अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसमें एक दिन में तीनों टाइप पढ़ेंगे, क्योंकि तीनों में एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी टाइप 3 क्वेश्चन क्या है? इट इज बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम क्या होता है ये आप बताइए। पहली चीज तो इक्विलिब्रियम के बारे में अगर बात करनी है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब कहलाएगी जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो? 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या कि टोटल अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के बराबर हो, या फिर टोटल फॉरवर्ड जो डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स हो वो टोटल बैकवर्ड के बराबर हो, या फिर दोनों, है ना, या तो ये या फिर बोथ, ऐसी दोनों सिचुएशन बन सकती है। तो ऐसे केस में बोला जाएगा क्या है, वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है ना। और एक बात, जिस टाइम पर किसी भी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है, उस समय आपसे 1 नंबर में सवाल पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज फॉलोड। द ऑप्शन इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। बताओ क्या सही होगा? थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। अरे गधे, जब एक्शन ही नहीं हो रहा तो रिएक्शन कहाँ से होगा? क्योंकि नेट फोर्स क्या है? 0। तो व्हेन द नेट फोर्स इज 0, तो वहां पर कौन सा लॉ फॉलो होता है बेटा? फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या स्टेटमेंट है? द बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0। सिंपल। तो यहाँ पर क्या फॉलो होगा बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया। रिमेंबर दिस।
means what? The body will continue its state, continue its state, और कौन सा स्टेट ऑफ ईदर रेस्ट और मोशन. ठीक है, इज दिस ओके? और हम लोग जनरली किसके बारे में बात करते हैं? रेस्ट वाले स्टेट के बारे में बात करते हैं जब इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं. तो पहली चीज तो इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आया है ना. लेट्स हैव सम एग्जांपल. नोट कर लो इसे इक्विलिब्रियम. अब देखो इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास बहुत से टाइप के फोर्सेस लग सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पर मैंने बोला क्या कि सपोज दिस इज अ टेबल और जिस पर आपने एक ब्लॉक रख रखा है जिसका मास कितना है? m है और ग्रेविटी लग रही है क्या? g. तो बताओ ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? तो कैसे समझोगे इसे? आपने कहा सर इस पर इसका वेट काम करेगा mg और जिस टेबल पर रखा हुआ है उस टेबल का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा. और चूंकि मुझे देखने को मिल रहा है कि ये रेस्ट में था, 5 सेकंड बाद देखा तब भी रेस्ट में है, 10 सेकंड बाद देखा तब भी रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही है. मतलब इट इज कंटिन्यूइंग स्टेट ऑफ रेस्ट. इट मींस व्हाट? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0. इसका मतलब ये हो गया क्या कि ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स किसके बराबर है बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन लगने वाले फोर्स के बराबर है. r की वैल्यू mg के बराबर है. तो सर ये जो r है ये mg है, ये कितने ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनको हम लोग कंसीडर करेंगे जब भी इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे? तो कौन कौन से ऐसे फोर्स को हमें कंसीडर करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको ये जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ लिस्ट ऑफ फोर्सेस, उनको समझना. फोर्स जो होते हैं बेसिकली दो ही तरीके के होते हैं. एक होता है क्या? कांटेक्ट और दूसरा क्या होता है बेटा? नॉन कांटेक्ट. ठीक है, एक होता है कांटेक्ट, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट. इफ द फोर्स इज कांटेक्ट it means what? There must be a physical contact between the body which is applying the force and the body which is applied on, है ना. तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो सबसे पहला फोर्स कौन सा हो जाएगा बेटा? नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन ये कब काम करेगा? नॉर्मल रिएक्शन जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट हो चाहे वो वर्टिकल कांटेक्ट हो, इट विल ऑलवेज एक्ट. दूसरा आपके बारे में टेंशन फोर्स. जब भी कोई एक स्ट्रिंग किसी ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होगी तो जिस पॉइंट पर कनेक्टेड होगा उस ऑब्जेक्ट को दूर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा या फिर वो स्ट्रिंग अपने आप को स्ट्रेच होने से रोकेगा. ठीक है, इट विल रेजिस्ट टू स्ट्रेच. तीसरा फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आप जानते हो क्या? द फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. लेकिन म्यू दो तरीके का हो सकता है, काइनेटिक और स्टैटिक. ये बात आप सभी लोगों को पहले से पता होनी चाहिए. टेंशन के बाद क्या हो जाएगा बेटा? स्प्रिंग फोर्स भी हो सकता है. स्प्रिंग फोर्स है ना, दैट इज आल्सो कांटेक्ट फोर्स. सो दीज आर द फोर्सेस दैट मे एक्ट और दैट मे बी कंसीडर्ड व्हेन you will have given some question. दूसरा नॉन कांटेक्ट में अभी के लिए आपको किसको कंसीडर करना है बेटा? ग्रेविटी mg. दूसरा किसे कंसीडर करना है? जो आप पढ़ रहे हो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. और उसके बाद अगले चैप्टर में जब आओगे तो मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाएगा. मैग्नेटिक फोर्स. बट अभी आपके पास मैग्नेटिक के का डिस्कशन आपने नहीं किया है, सो दिस फोर्स विल नॉट बी इन कंसीडरेशन. ओके, तो यानी कि हमें क्या क्या फोर्सेस देखने? 1 2 3 4 5 सारे फोर्सेस के बारे में सोचना है. फर्स्ट हम लोग प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करके चलेंगे, फिर आगे और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम. प्लीज नोट कर लीजिए इसे. ये सारे कॉन्सेप्ट आपको 12th में नहीं पढ़ाए जाते हैं, बट मैंने एक लिस्ट दे दी ताकि आपको दिक्कत ना हो. हो गया नोट? नोट कर लीजिए. This is just an example.
आते हैं, अब सवाल लगाते हैं, ठीक है। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, सवाल लगाना है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू राइट, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, टू चार्जेस, प्लीज राइट ऑनलाइन वाले, टू चार्जेस Q1 and Q2, स्मॉल में है दोनों, Q1 and Q2 are fixed at point A and B, fixed at point A and B, separated by a distance small r, separated by a distance small r, where स्मॉल आर के बाद फुल स्टॉप लगाना था, उसके बाद लिखिए where should a third charge capital Q, third charge capital Q should be placed so that it is in equilibrium, so that it is in equilibrium. Also comment about the polarity and magnitude of capital Q charge, polarity and magnitude of capital Q charge, ठीक है। This is one question. I will give you the similar question just after this. Please read once. Question क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? Q1 and Q2 पॉजिटिव है, नेगेटिव है, that is not given. There are two charges Q1 and Q2, है ना? Are placed at A and B. Means what? It is fixed at 2 points. मतलब Q1 यहाँ रखा हुआ, Q2 यहाँ रखा हुआ है, and they are firmly fixed. Okay. Now you have a third charge, that is capital Q, that has to be placed either in between the charges or outside or beyond the charges. Okay, so that capital Q is in equilibrium. समझ में आ रही बात? कैपिटल Q के बारे में सोचना कि वो इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का केस नंबर 1 लेकर चलूँगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, और अगर कोई फॉर्म ना दिया जाए तो दोनों में से कोई एक केस आपको सॉल्व करना होगा एग्जाम में, ध्यान रखना। केस 1 का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास Q1 है और Q2 है, दोनों कैसे अगर हो, मान लो लाइक चार्जेस, दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा? लाइक चार्जेस। इट मींस व्हाट? ईदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, है ना। दूसरी बात, एंड एक चीज और मैं कंसीडर कर रहा हूँ, क्या? द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2. This is also I'm considering. Why? I will tell you slightly later. ये दो बातें। मेरे पास कहानी क्या है कि भाई हमारे पास एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है जिस पॉइंट का नाम है A, और इस पर चार्ज क्या रखा हुआ है? लेट सपोज प्लस Q1। तो यहाँ पर कुछ डिस्टेंस R पर दूसरा पॉइंट है क्या? B, और जहाँ पर चार्ज कितना रखा हुआ बेटा? प्लस Q2. There is another possibility as well. क्या? यहाँ पर माइनस Q भी हो सकता था और यहाँ पर माइनस Q2 भी हो सकता था। मतलब माइनस का मतलब क्या? लाइक चार्जेस तो दोनों ही हैं, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव। तो मैं दोनों को यहीं पर कंसीडर करते हुए चलूंगा। प्राइमरली आई विल सॉल्व फॉर प्लस Q1, है ना। उसके बाद आप माइनस Q के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दोनों क्या है? लाइक चार्जेस हैं। ओके, ये बात तो बिल्कुल डन होगी कि ये हमारे पास आनी है, और इन दोनों के बीच की दूरी आपके पास पता है, दैट इज गिवन R, A और B के बीच की दूरी। अब क्वेश्चन कह रहा है वेयर शुड वी प्लेस अ थर्ड चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरा चार्ज जो हम लोग कैपिटल Q लेकर आ रहे हैं, जरा इसके बारे में सोचो कि अगर ये कैपिटल Q चार्ज है, इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा हो, लेट सपोज F1, ठीक है। ए बेटा, हाँ, इस पर कितना फोर्स लग रहा है बेटा? F1 इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। बताओ दूसरा फोर्स कितना और किधर लगे ताकि ये जो Q है वो रेस्ट में था और रेस्ट में ही रहे, रेस्ट में था और रेस्ट में ही रहे, ठीक। F1 के ऑपोजिट
और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए F1 के बराबर। मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अगर आप इस पर अप्लाई कर दो यहाँ पर F2 पर, तो आप ये कह सकते हो क्या सर बोथ शुड एक्ट एट 180 डिग्री और F1 एंड F2 मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड और एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। बोले यही तो बोल सकते हैं ना आप लोग, दिस इज द केस, है ना। अब जरा सोच के देखते हैं, यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटीज निकाल के देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सपोज इसके बियॉन्ड ये रीजन है, इसके बियॉन्ड ये रीजन है, दोनों रीजन अलग अलग है, ठीक। इस तरफ के बारे में बात करते हैं, लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, ठीक। मान लो यहाँ पर कोई चार्ज रख दिया जाए, लेट्स सपोज प्लस क्यू रखा जाए, क्यू की पोलैरिटी क्या है पॉजिटिव, और यहाँ पर हमने क्या लिया है Q1 प्लस और Q2 प्लस लिया है। अभी के लिए इन दोनों को हम लोग भूल जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक। अब जरा सोच के देखो, ये पॉजिटिव है, ये क्या करेगा रिपेल करेगा, Q2 क्या करेगा, हाँ Q2 भी रिपेल करेगा। यानी कि जो फोर्स Q1 ने लगाया और Q2 ने लगाया, दोनों के वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। क्या ये दोनों फोर्स कभी इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, नहीं, यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं। सर अगर इसको नेगेटिव कर लिया जाए तो क्या होगा, Q1 इसे अट्रैक्ट करेगा और Q2 भी इसे अट्रैक्ट करेगा, यानी कि F2 और F1 अगेन सेम डायरेक्शन में, और उसे छोड़ोगे तो मूव करने लगेगा, इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता, रेस्ट में नहीं रह सकता है। इसका मतलब चार्ज चाहे प्लस रखो या माइनस रखो, लेकिन इसके बियॉन्ड रख रहे हो तो इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल, है ना। इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। सर शैल वी चेक इन दिस डायरेक्शन एज वेल, या फिर तुम्हें समझ में आ रहा है, सोच के देखो ना यार, यहाँ पर रखोगे तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। इसका मतलब अगर Q1 Q2 दोनों लाइक चार्जेस हैं तो उनके बियॉन्ड कोई ऐसा पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है जहां पर क्या एक तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में या रेस्ट में रखा जा सके। तो ये कंक्लूजन हमारे पास ड्रॉ हो गई। व्हाट सर, इफ वी हैव लाइक चार्जेस देन वी हैव दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट इन बिटवीन द चार्जेस। हेलो, समझ पा रहे हो? लेट्स ट्राई इन बिटवीन। मान लो यहां पर है कौन, वो पॉइंट O जहां पर मैं चार्ज Q को रखना चाहता हूं। जरा सोचो कि अगर चार्ज पॉजिटिव होता तो ये क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा। हेलो, तो क्या दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट है? ऑपोजिट है, इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बस कंडीशन क्या लगा दूं मैं, F1 F2 बराबर हो जाए तो 100% वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और ये तो कह ही रहा है कि भाई मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम? What is the condition? So you will say sir F1 must be equals to F2. F1 और F2 क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए सर। लेकिन यहाँ पर अगर नेगेटिव हो जाता तो क्या होता, तो ज्यादा कुछ नहीं होता यार, ये वाला इसे क्या कर लेता, अट्रैक्ट कर लेता, यानी कि F1 इधर लग जाता और F2 इधर लग जाता यार। बोलो बात समझ में आ रही है? तब भी दोनों ऑपोजिट है। इसका मतलब इस भाई साहब का पोलैरिटी कुछ भी हो, पोलैरिटी कुछ भी हो सकता है, अगर ये बिटवीन रखा गया है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, समझ में आ रही बात? एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या कहाँ रखना है, इन बिटवीन रखना है। बट सर डू वी हैव एग्जैक्ट पोजीशन? नो, वी हैव अप्रॉक्स आइडिया कि हाँ इनके बीच में रखा जाए तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन? तो लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बेटा, मान लो x, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस x। ठीक है, जरा सोचो F1 किसके किसके बीच में लग रहा है बेटा, Q1 और Q के बीच में लग रहा है, तो F1 की वैल्यू कितनी होगी, K Q1 Q अपॉन x स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू K। F2 किसके किसके बीच में लग रहा है, इन दोनों के बीच में, Q2 कैपिटल Q अपॉन R माइनस x का होल स्क्वायर। बोलो F1 F2 को बराबर कर दिया कि नहीं कर दिया, समझना। लेकिन जरा ध्यान से देखो, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जा रहा है,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है क्या, Q का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, Q का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? कुछ भी। Q की पोलैरिटी क्या हो सकती है? कुछ भी। मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? मैग्नीट्यूड भी कुछ भी हो सकता है भाई। मींस व्हाट, ये जो चार्ज है वो कैसा भी हो, कुछ भी अमाउंट का हो, इन बिटवीन रखा जाएगा तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बोले यार बात समझ में आ रही है? तो यानी कि Q पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड किस पे कर रहा है? ये जो यहाँ पर चार्जेस रखे हुए हैं Q1 और Q2, सर K से K कैंसिल आउट हो गया, हाँ कट गया, तो क्या बचा भाई? तो बचा मेरे पास ये कि सर x स्क्वायर अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q1 बाई Q2। सर दिस इज व्हाट, ये एक कंडीशन है, दिस इज व्हाट कंडीशन। इससे क्या निकल के आएगा? x की वैल्यू, तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉसिबल होगा और दूसरा पॉसिबल नहीं होगा, जिसको आपको डिस्कार्ड कर देना है। अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन पर आऊंगा तो मैं बताऊंगा कौन सा डिस्कार्ड होगा, बट जरा सोच के देखो, x में कितने पावर है? 2। कैसा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक। सर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, इसका मतलब x के दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसीलिए x की दो वैल्यूज आ सकती हैं। बात नंबर 1। दूसरी बात, सर Q1 Q2 दिया है, r दिया है, x निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? मतलब हमारे पास एक ही वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। बोला ये बात समझ में आ गई सर? दैट इज केस नंबर 1। सर मैं इसको हटा दूं क्योंकि ये मेरे काम का तो है नहीं। बोलो इक्वल ऑपोजिट होना चाहिए। एक बात तो क्लियर होगी बहुत अच्छे से, क्या मैं कंक्लूजन यहाँ पर लिख दूं? क्या जरा ध्यान से, कंक्लूजन ये लिख सकता हूं, इन बिटवीन Q1 and Q2 near the smaller charge, that is Q। दूसरी बात क्या लिख सकता हूं? कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी independent. The position of Q is independent from its magnitude and polarity. This is the case. सर आपने इतना बड़ा ये सवाल को ऐसा क्यों करा है, एज अ थ्योरी क्यों करा है? क्योंकि बेटा आपके बुक्स में, आपके क्वेश्चन बैंक में, आपके प्रीवियस ईयर में यू विल फाइंड द सेम क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स। ओके, तो वो क्या करते हैं, कभी Q1 Q2 की पोलैरिटी बदल देंगे, कभी उनका मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे, कभी उनका डिस्टेंस बदल देंगे और क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। समझ आ रही बात? जब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो सारे क्वेश्चन लगाओ तुम। सर अगर यहाँ पर माइनस वाला केस लिया होता तो क्या ऐसे ही होता? जरा सोच के देखो ना, अगर यहाँ माइनस Q1 होता तो इस प्लस Q को क्या करता? अट्रैक्ट करता, इसको ये वाला अट्रैक्ट करता, दोनों फिर से ऑपोजिट हो जाता, सेम कंडीशन लगती ना। तो इट इज ट्रू फॉर बोथ, क्या Q1 Q2 की पोलैरिटी सेम हो, ईदर दे आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। इन बोथ द कंडीशन यू विल फाइंड दैट इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन इन बिटवीन द चार्जेस। और यहाँ पर तीसरी बात और लिखूं, तीसरी बात क्या, द इक्विलिब्रियम will achieve in between, लिखा तो हूँ ऐसे, like charges, that is it। इसका केस नंबर 2 बनवाते हैं, जल्दी से नोट करो। वाटर, हाँ प्याज कैसे लग जाती है पढ़ते पढ़ते? उधर जाना प्याज तुम्हें लग जाती है? ऑनलाइन वाली मौज कर रहे हैं, कुछ खा भी रहे होंगे, क्यों बेटा? घर पे तुम खाते पीते रहो, लेकिन यार देखो अगर नोटबुक लेके नहीं बैठे हो तो इसका मतलब तुम्हें फायदा नहीं होगा। फिजिक्स सही है। लिख लिया?
तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर दोनों लाइक चार्जेस है तो उसके बियॉन्ड नहीं पॉसिबल है, अनलाइक में हो सकता है ऐसा हो जाए। और चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जल्दी से लोग। सर, हाँ, सर वो कंडीशन दी हुई होगी F1 = F2। ये तो कंडीशन तुमने अचीव करनी है भैया, तब से हम क्या कर रहे हैं, ये तो अचीव कर रहे थे हम लोग। क्या यहाँ पर देखे कि भाई F1 बराबर F2 होगा तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा। दैट कंडीशन दैट यू हैव टू राइट। ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हें समझना यही है। परेशान मत हो, अगली क्लास में हम लोग केवल जितने हमने अभी तक पढ़े हैं ना, सबके केवल सवाल लगाएंगे, सेम क्वेश्चन। जैसे मैंने होमवर्क दिया था सेम क्वेश्चन उसी पर बेस्ड था, ऐसे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तुम लोग के 9th को एग्जाम है, हाँ 3 चैप्टर है। सर को ये सर दो लाइन तीन है। ओके 95 यही कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए तुम्हारे स्कूल में? नोट हो गया ना? चलो अगला सवाल, मतलब किसी सवाल का केस नंबर 2। अब तुम लोग मुझे जवाब दोगे यार। चलो जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। मेरे पास यहाँ पर ये चार्जेस हैं, प्लस Q1 है और दूसरा क्या है माइनस Q2 है। ओके, सोचो अगर इनके बीच में मैं यहाँ पर एक कोई प्लस Q चार्ज रख दूं, ठीक है, तुम बताओगे हाँ Q1 इस पर किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? A है, ये पॉइंट B है, A to B, ठीक। इस फोर्स का नाम क्या होगा बेटा? F1। सर Q2 कैसा फोर्स लगाएगा भाई? तुम ध्यान से देख लो फिर से। ये प्लस है और ये माइनस है, कैसा फोर्स लगाएगा? किधर से किधर? हाँ प्लस Q पर माइनस Q2 किधर फोर्स लगाएगा? अपनी तरफ लगाएगा, अपने से दूर लगाएगा? A to B ही लगेगा ना, यानी कि F2 भी किधर लगेगा? उसी डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल इन बिटवीन। इसका मतलब क्या है? बियॉन्ड वी हैव टू चेक। लेट्स सपोज इस पॉइंट पर अगर मैं क्या रख दूं प्लस Q, ध्यान से देखो, Q1 क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, फोर्स F1 लगाएगा। Q2 क्या करेगा? इसे अट्रैक्ट करेगा, फोर्स F2 लगाएगा। सो सर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉसिबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। तो भाई अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी है तो हेंस व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? F1 must be equals to F2। ओके, अब जरा सोचो ये दूरी कितनी हो जाएगी? लेट्स सपोज x, ठीक है, तो ये दूरी ऑलरेडी कितनी है? r, तो ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी? r प्लस x, ठीक। F1 का वैल्यू बताओ क्या होगा? F1 इसने लगाया, क्या हो जाएगा? k Q1Q अपॉन x² बराबर k Q2Q बाई r प्लस x का होल स्क्वायर। अगेन Q से Q कट गया, k से k कट गया, क्या आ गया आपके पास? x अपॉन r प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, x उधर चला गया, Q2 इधर आ गया, Q1 बाई Q2।
Is that okay? ठीक है बेटा। तो हमने डिस्टेंस कहाँ से ली है? Q1 से ली है और यहाँ पर ये कंडीशन आ गया। वहाँ क्या आ रहा था? माइनस आ रहा था। यहाँ क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। अगेन x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक x1 मिलेगा, एक x2 मिलेगा। इसमें से एक पॉसिबल होगा, दूसरा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, दैट इज द केस। तो इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि जब भी अनलाइक चार्जेस हो तो बाहर ही पॉसिबल है जहां पर इक्विलिब्रियम हो सकता है, चाहे इसकी साइड चाहे उसकी साइड। लेकिन साइड किसका होगा? छोटे चार्ज की तरफ। साइड will always near the charge of smaller magnitude। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ क्यों लिख रहा हूँ जरा एक बार समझ लो, जरा सोचो, एक बार ध्यान से समझना। सुनो यहाँ कुछ मत देखो, एक बार देखो। सर F is directly proportional to Q1 Q2 by R square। जरा ध्यान से देख, किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? फोर्स, चार्ज पर, और किस पे डिपेंड कर रहा है? जिनमें से एक चार्ज तो कैपिटल Q है, वो तो इंडिपेंडेंट है। अब किस पे डिपेंड कर रहा है? एक चार्ज Q1 या Q2 पर और दूसरा क्या? उनके बीच की दूरी पर। सोचो यहाँ पर अगर ये Q1 है तो Q1 और Q के बीच की दूरी क्या है? कम है इन कंपैरिजन टू Q2 और Q के बीच की दूरी। तो जो यहाँ पर दूरी बड़ी है तो ये चार्ज कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्यों बड़ा होना चाहिए बताओ? बड़ा इसलिए होना चाहिए ताकि ये क्या कर सके, इस पर फोर्स उतना ही लगा सके जितना Q1 लगा रहा है, तभी तो दोनों फोर्स बराबर हो सकते हैं बेटा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए ठीक है, तो हमेशा जो छोटा चार्ज होगा, जैसे ये Q1 के पास में मैंने लिया है, छोटा कौन होगा? Q1, बड़ा कौन होगा? Q2। क्योंकि बैलेंस कैसे होगा जरा सोचो, फोर्स हमें मेंटेन रखना है कांस्टेंट। सोचो Q1 अगर बड़ा होगा तो R2 भी क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी दोनों का बैलेंस हो पाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी पर बेस्ड, आपके आंसर आ जाएंगे। प्लीज दिस नोट कर लो, दिस इज द कांसेप्ट। नाउ राइट द क्वेश्चन। देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पर -1 माइक्रोकूलम का चार्ज है और यहाँ पर कितना बेटा? +4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। दिस इज द केस। हमारे पास क्या है? दो चार्जेस है, एक पॉइंट A पर है, दूसरा पॉइंट B पर है। क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन वेयर हाउ मच and of what polarity a third charge must be placed to keep in equilibrium। तो पहला तो मेरा आंसर ध्यान देना, वेयर नॉट एग्जैक्ट वैल्यू बट टेंटेटिव आइडिया। बताओ, रुक जाओ तुम, कोई अभी जब मैं पूछूंगा तब बताना। हाँ, इनके बीच की दूरी मैं कुछ दे देता हूँ r। आई एम नॉट गिविंग द एग्जैक्ट वैल्यू, आई एम गिविंग यू r। तुम्हारे पास तीन रीजन है। एक रीजन है क्या? x, दूसरा रीजन है y और तीसरा रीजन है z। ठीक है, MCQ आ गया मान लो एक नंबर। ध्यान दिया, x मतलब लेफ्ट साइड ऑफ a, y मतलब बिटवीन a एंड b और z मतलब बियॉन्ड b। आंसर डायरेक्टली देख के बताना है कि बताओ चार्ज को कहाँ रखा जाए। x, y और z में से किस रीजन में रखना पड़ेगा?
फेवर में कितने लोग? x 2 3 4 z के फेवर में कौन कौन है? 2 3। मैंने क्या बोला था? नियर द स्मॉलर चार्ज। विच वन इज स्मॉलर? विच वन इज स्मॉलर? 1 माइक्रोकूलम बाई मैग्नीट्यूड। मैंने लिखा है बाई मैग्नीट्यूड। विच वन इज स्मॉलर? 1। तो किधर होगा? 1 की तरफ। सर 1 की तरफ तो यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, बट द प्रॉब्लम इज कि दोनों क्या है? ऑपोजिट चार्जेस हैं। दोनों क्या है भाई? ऑपोजिट चार्जेस है। तो चूंकि ऑपोजिट चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा? बिटवीन तो हो ही सकता है, बियॉन्ड नहीं होगा। स्पेशली इस क्लास के लिए एक इन्वर्टर लगवाया कर दिया ऐसा होगा। बेटा फैन ऑफ कर दे जरा। हाँ सॉल्व करो तब तक तुम लोग समझ में आ गया ना? सेम उसमें वैल्यू रखो और आंसर निकालो। हाँ हाँ क्वेश्चन ये है बेटा कि टू चार्जेस -1 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम। सर कुछ तो नहीं लिख रहा है। हाँ -1 माइक्रो ऑनलाइन भी जा रहा हूँ सर, तो अभी वो संभाला हुआ है। हाँ -1 microcoulomb and +4 microcoulomb are placed at a distance small r at A and B, placed at a distance small r A and B, where comma how much, where how much and of what polarity, and of what polarity should a third charge be placed? To be in equilibrium. To be in equilibrium. यार डिस्कनेक्ट कर लिया करो तो दिन किस्मत ही खराब है ना मेरी। जसवा सर की क्लास में लाइट नहीं जाती है ना? समझदार है भाई। तुम लोग के मन की भावनाएं समझ जाता है कि अंदर रस करो। हाँ वो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करवाता है। रुक जाओ मैं उधर का सब बंद करवा दूं। तो जल्दी सॉल्व करो यार, लाइट जला दो अपने मोबाइल पे। तो नहीं ना
है। ऐसे हमारा ऊपर वाला रूम है खाली, क्या इसके ऊपर वाला, और ये हमारे बच्चों को क्या होगा जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं। जो है उन पर तो फोकस सही है बेटा, देखो और फोकस करो तुम लोग। चलो जल्दी करो भाई, वैल्यू रखो यार, आंसर निकालो। f1 बराबर f2 करके, f1 इक्वल्स टू f2 कर लो। हाँ क्या है, करो f2 बराबर बेटा कहाँ रखते हो पॉइंट क्वेश्चन। हाँ तो r और x कौन मानेगा, मानो पोजीशन में होना है। हाँ तीसरे चार्ज को पुट करो यहाँ पे, जैसे जैसे इसमें मैंने कराया था और उससे दूरी हो गई डिस्टेंस x लो, कोई कंडीशन है x स्क्वायर r x ही रहेगा, r ही रहेगा, q1 कितना है 1 6 4 सिंपलीफाई करो पोलैरिटी सर पॉजिटिव होगी। इतने देर से चिल्ला चिल्ला के मैं यही बोल रहा हूँ कि इसके पोलैरिटी कुछ भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। हाँ तो लिख सकते हो कि it could be either positive or negative and it does not depend on its magnitude, सिंपल। इसीलिए तो मैंने सवाल दिया है कि तुम्हें लिखना क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। सूर्य सर मैं हर दिन सोचता हूँ कि मुझे 1.5 घंटे यहाँ मिलता है, थोड़ा और पढ़ा लूंगा। आया आंसर? क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, बताओ ये। Q1 Q2 की वैल्यू रख दो बेटा 1 और 4। देखो ये जो गड़बड़ी हो रही है ना अभी क्वाड्रेटिक सॉल्व ना 4r, देखो सोचो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है पता है? क्योंकि इसे एक टेक्निक से सॉल्व करते हैं। देखो एक तरफ क्या है x स्क्वायर अपॉन r प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू q1 by q2, यही तो है ना लास्ट कंडीशन। अभी सोचो पूरा होल स्क्वायर एक तरफ है, अगर उसको दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1/4। नहीं समझ पाए? कंडीशन देखो क्या लिखा हुआ है, कंडीशन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन, लिखो एक बार लाइन में बोल रहा हूँ, लिखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू Q1 by Q2। अब Q1 कितना है 1 माइक्रो कूलम, Q2 Q1 में Q2 लिखा था ना मैंने, तो Q1 कितना है 1 माइक्रो कूलम, Q2 कितना है 4 माइक्रो कूलम, और दूसरी तरफ क्या है x अपॉन टोटल का होल स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें? हाँ जल्दी से अगर वैल्यू रखोगे तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 1/4।
बोलो। और अगर स्क्वायर को दूसरी तरफ किया जाए तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1/4, और प्लस माइनस अंडर रूट 1/4 क्या होगा, प्लस माइनस 1/2। 1 से बाहर क्या आएगा 1, 4 से क्या आएगा 2, तो प्लस माइनस 1/2। एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लो, एक बार माइनस लेके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो रोने लगोगे, सॉल्व ही नहीं होगा क्वाड्रेटिक। देखो यहाँ माइनस नहीं लगता है क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। x y r प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस r प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। नंबर हमेशा इसलिए ऐसा दिया जाता है जिसका रूट आप निकाल सकें। कोई भी सवाल दिया जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू तो ऐसा देगा कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी क्या हो जाएगा, एक बार अगर प्लस दोगे तो ये 2x इक्वल टू r, और एक बार माइनस दोगे तो इक्वल टू माइनस r माइनस, ये हो जाएगा x बराबर r, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस r, ऐसा लिखेंगे। हाँ कहाँ पर क्या आ रहा है भाई, हाँ बेटा तुम लोग अभी हो यहीं पे रहो, बस 2 मिनट में। तो क्या आ रहा है, एक r आ रहा होगा, एक r/3 आ रहा होगा, लेकिन माइनस r/3 आ रहा होगा, है ना। अब जरा सोचते हैं, अभी देखो इस पर डिस्कशन करते हैं हम लोग। यही सवाल था। अब सोचो आपके पास पूरी आजादी है, जो करना है वो कर सकते हो। आपको ये पता है किधर होगा भाई, x रीजन में, क्योंकि ये क्या है, स्मॉलर चार्ज है, छोटा चार्ज है, ठीक है। तो अगर ये छोटा चार्ज है तो आपके लिए आसान है ये छोटा चार्ज, ठीक। तो हमने कहा कि लेट सपोज यहाँ पर हमने क्या रख दिया, q को। आपसे जो पूछा हाउ मच एंड व्हाट पोलैरिटी, तो जैसे ही बोला a और b फिक्स है तो आपको 2 आंसर मिल गया। हाउ मच, मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट और पोलैरिटी इंडिपेंडेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट। तो भाई इसके बारे में तो सोचना ही नहीं, इसके बारे में सोचना है वेयर। मैंने कहा इससे कितनी दूरी पर भाई, x डिस्टेंस पर मैंने इसे रख दिया, ठीक है। तो इससे कितनी दूरी पर हो गया भाई, x प्लस r डिस्टेंस, ओके। सोचो पहला चार्ज किधर की तरफ फोर्स लगा, चूंकि ये नेगेटिव है और इसको लेट सपोज पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेट सपोज F1, और दूसरा वाला क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, दैट इज F2। हेंस F1 मस्ट बी इक्वल्स टू F2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, F1 दैट इज K Q1 Q बाई x स्क्वायर बराबर K Q2 Q बाई x प्लस r का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, x स्क्वायर अपॉन x प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q1 बाई Q2। जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कह रहा है क्या, जो Q1 की वैल्यू है वो कितनी है, इतनी, Q2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइक्रो कूलम, प्लीज रिमेंबर। और ये क्या हो सकता है बेटा, 4 माइक्रो कूलम। सी चूंकि यहाँ पर इसकी यूनिट भी सेम है तो इजीली यूनिट कैंसिल हो जाएंगी। कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ माइक्रो दे दिया और यहाँ पर मिली दे दिया और तुम्हें कंफ्यूज कर दिया, है ना, वहाँ 1000 भी आ सकता है, ओके। फिलहाल यहाँ सेम है, और इसको क्या लिख सकते हो, x अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर,
और स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/4 और ये क्या हो जाएगा x अपॉन आर प्लस एक्स। अंडर रूट 4 से क्या बाहर निकल के आएगा प्लस माइनस 1/2 और x अपॉन आर प्लस एक्स। ध्यान से देखो, अब जरा इसे ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करते हैं। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, वन जब मैं यहाँ प्लस लूंगा और दूसरा जब मैं नेगेटिव लूंगा। जब मैं प्लस ले रहा हूँ तो देखो क्या मिल रहा है r प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा x अपॉन आर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 2x इज इक्वल्स टू आर प्लस एक्स, x को यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो x इज इक्वल्स टू आर। x की पॉजिटिव वैल्यू जो माना था वो क्या मिल रहा है पॉजिटिव में, और यहाँ पर जरा देखो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू माइनस आर माइनस एक्स या फिर 3x इज इक्वल्स टू माइनस आर, x कैन बी रिटन एज माइनस आर बाई 3। यू हैव दीज टू वैल्यूज और दोनों में से कौन सी सही कौन सी गलत वैल्यू वो कैसे पता चलेगा? तो आपको पता है कि अगर ये पॉइंट A है ये पॉइंट B है, A से किधर तुमने पॉजिटिव माना था यहाँ पर x दूरी पर, तो ये दूरी कितनी आ रही है r आ रही है, और दूसरी दूरी किधर आ रही है नेगेटिव में, कितनी r/3। सर ये डिस्टेंस जो है क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये तो हम मैन्युअली चेक कर चुके हैं, तो हेंस दिस आंसर विल बी डिस्कार्डेड एंड द करेक्ट आंसर इज x इज इक्वल्स टू r। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ कि इस -1 माइक्रोकूलम चार्ज से जितनी दूरी पर ये चार्ज रखा हुआ है उतनी ही दूरी पर एक क्यू चार्ज, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, चाहे जो अमाउंट का हो, रख दिया जाए तो ये भी क्या होगा बेटा इन इक्विलिब्रियम। चलो एक सवाल और किया जाए, जल्दी से इसे नोट कर लो फिर अगला सवाल करते हैं। सर एक बार और बता दियो प्लस r कैसे है? देखो यहाँ पर हमने प्लस साइन लिया तो क्या मिला x बाई आर प्लस एक्स 1/2 सर x इज इक्वल टू r है, x इज इक्वल टू माइनस r/3। हाँ। उसको क्यों डिस्कार्ड कर दिया सर? उसको इसलिए डिस्कार्ड किया कि जब हमने क्वेश्चन अभी यहाँ पर क्या किया है, देखो यहाँ पर जरा ध्यान से देख कि ये पॉइंट A था, A से कितनी दूरी पर माना है तूने Q को? x दूरी पर, पॉजिटिव x। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी? पॉजिटिव वाली। तो इधर आपने पॉजिटिव माना, इधर क्या माना? नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव उसका ऑपोजिट नेगेटिव। तो जो नेगेटिव आंसर आ रहा है वो किस पॉइंट के लिए आ रहा है? इससे इस साइड के लिए आ रहा है, यानी कि यहाँ से कितनी दूरी पर? -r/3 दूरी पर एक और पॉइंट हो सकता है जहां पर वो क्या हो? इक्विलिब्रियम में। समझ आ रही बात? सेम क्वेश्चन किसके लिए सॉल्व कर लो? +1 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम, सेम क्वेश्चन। देखो जरा क्वेश्चन, हाँ देखना सेम क्वेश्चन। हाँ, 2 चार्ज +1 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम। 2 चार्ज +1 माइक्रोकूलम and +4 माइक्रोकूलम and +4 माइक्रोकूलम are placed at A and B। सारा सी चीज वही है जो इसमें लिखा हुआ है, सेम यही क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन दोनों के चार्जेस की पोलैरिटी क्या है? सेम टू सेम। ठीक है, आप सोचो अब क्या अप्लाई होगा? अब ये अप्लाई होना चाहिए, कौन सा कंडीशन? यहाँ पर दिया हुआ है x² दैट इज q1/q2। सॉल्व करके देखोगे, देखो क्या आंसर आएगा। मतलब क्या है यहाँ पर मेरे पास अब दो चार्जेस हैं, एक है क्या A दैट इज +1 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज क्या है +4 माइक्रोकूलम एट पॉइंट B, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r है। मैंने A से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट माना जहां पर Q क्या हो सकता है? इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो ये x किधर माना है तूने? इस साइड माना है। ठीक, देख यही पॉजिटिव वैल्यू आएगी, देखना है। तो ऐसे कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम में होगा तो ये क्या करेगा? प्लस वाला इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में F2 और ये फोर्स लगाएगा इधर F1। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? K Q1 Q बाई x² F1 बराबर K Q2 Q बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा? x² अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज Q1/Q2। अब जरा सोचो Q1 की वैल्यू कितनी रख दी? 1, Q2 की वैल्यू कितनी रख दी? 4, और यहाँ पर क्या आ गया? x/4
आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर क्या आया आर माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ये कंडीशन आई। जरा सोचो अगर मैं प्लस लेकर चलता हूँ तो क्या हो जाएगा x अपॉन आर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2, और अगर मैं माइनस लेकर चलता हूँ तो x अपॉन आर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2। जस्ट सिंप्लीफाई इट तो तुम्हें क्या मिलेगा 2x इज इक्वल टू आर माइनस एक्स। यहाँ पर x आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x इज इक्वल टू r। तो x बराबर ऑलरेडी क्या आ गया r/3। यहाँ पर ये आंसर पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया r/3। मैग्नीट्यूड सेम था, बस केवल हमने क्या करा पोलैरिटी चेंज कर दिया। और जरा इसको सॉल्व करके देख क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस आर प्लस एक्स। x बराबर क्या आ गया माइनस आर। मतलब सर ये माइनस आर मतलब क्या है इसका मतलब ये है बेटा कि इससे कितनी दूरी पर ऑपोजिट डायरेक्शन में r डिस्टेंस पर भी एक पॉइंट होगा जहां पर वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। बट ध्यान देना सर जब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो क्या मैं q1 q2 की पोलैरिटी लेकर चल रहा हूं क्या? नहीं। तो पॉसिबल आंसर तो दोनों ही आएंगे। इसे कैसे एलिमिनेट करोगे? बाय योर लॉजिक। समझ आ रही बात? तो आप कहोगे क्या सर यहाँ पर बियॉन्ड दिस, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है लाइट चार्जेस हैं, हेंस द इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इन बिटवीन देम ओनली, नॉट बियॉन्ड। ओके, तो इसीलिए मैंने उस प्रॉब्लम को लॉजिकली कराया है। ठीक, नोट कर लो इसे। हाँ फिर इसमें दोनों पॉसिबल आंसर नहीं भैया, ये है ये नहीं है, क्योंकि ये क्या था ये पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था। ये क्यों नहीं है? अगर रीजन लिखना हो बिकॉज फॉर लाइट चार्जेस द इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल only in between the charges. ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं, आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, इक्विलिब्रियम बहुत बार देखने को मिलेगा, so don't worry about the equilibrium. The concept is that you have to keep in mind both forces must be opposite and equal in magnitude. Okay, सॉल्व हो जाएगा ये। लिख लो बाद में फोन नहीं कर पाया। एक लास्ट सवाल कराऊंगा, सिंपल है, समझ जाओगे कैसे। लिखना टू स्मॉल, अगला क्वेश्चन TOW2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। टू small charged sphere of charge plus q and mass m each, ठीक है, are suspended from a rigid support by two strings or threads of length L, ठीक है। Find at what angle they come in equilibrium. Second, what is
इक्विलिब्रियम What is the tension force in equilibrium? ठीक है। इमेजिन करो पहले सवाल क्या कह रहा है जरा सोचो। आपके पास ऐसे सोचो, दो स्फेरिकल बॉल्स हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, चलो चार्ज नहीं है मान लो, और दोनों को तुमने एक जगह पर ऐसे बांध दिया और दोनों को ऐसे सस्पेंड कर दिया, तो ऐसे एक साथ रहेंगे, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा कि बोथ आर सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड एक साथ लटके हुए इस तरीके से, है ना। लेकिन सोचो अगर ये भी क्या होता, पॉजिटिवली चार्ज हो, ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो, तब क्या होगा? They will start repelling each other, और ये क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। कहाँ तक भागेंगे? दूर, जब तक ये इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। सपोज दिस इज द सिचुएशन, ये यहाँ आ चुका है और टू चार्जेस, टू बॉल्स आर देयर, इस तरीके से आ गया। इसका मास कितना है बेटा? m। तो मैंने कहा क्या, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे? उसके वेट को चेक करोगे, फिर आप क्या चेक करोगे? नॉर्मल रिएक्शन। देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन, बट चूंकि ये स्ट्रिंग है जिसका लेंथ l है, और वो जो है हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर आ चुके हैं बेटा? थीटा एंगल पर आ चुके हैं, मान लो, ठीक है। यही थीटा आपको निकालना है, और ऐसे केस में तो इसमें स्ट्रिंग में टेंशन कितना लग जाएगा? t लग जाएगा, और चूंकि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल करेंगे तो भाई यहाँ पर जरा सोच के देखो कि ये फोर्स कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी F हो जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? सोचो, L है और ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? L साइन थीटा, परपेंडिकुलर है ना बेटा ये, और ये भी कितना हो जाएगा? L साइन थीटा, तो टोटल कितना आ जाएगा? 12 साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ गई बात? सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Fe? So you will say sir k q square upon 2l sin theta का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, चूंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में है, तो जरा सोच के देखो, ये कौन सा एक्सिस? y एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस बेटा? x एक्सिस। ये इक्विलिब्रियम में, तो पहले इस बॉडी के बारे में बात कर लो। सोचो, दोनों सिमिलर केसेस हैं, तो ये एंगल अगर थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा? थीटा। सर ये तीनों इक्विलिब्रियम में कैसे हैं? मतलब नेट फोर्स इनका जीरो कैसे है? तो सोचो, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना नहीं पता है। हम लोग जानते हैं कि अगर तीनों एंगल बराबर होते तो हम मान लेते कि हाँ तीनों इक्विलिब्रियम में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम इक्विलिब्रियम प्रूफ कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए जो भी ऑब्लिक डायरेक्शन वाला फोर्स हो, उसका कंपोनेंट ले लो। इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा? t cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा बेटा? t sin थीटा। बोलो। और मैंने कहा था इक्विलिब्रियम के लिए अपवर्ड फोर्स मस्ट बी डाउनवर्ड, तो इन इक्विलिब्रियम वी कैन से, इन इक्विलिब्रियम वी कैन से F अपवर्ड बराबर F डाउनवर्ड एंड F फॉरवर्ड बराबर F बैकवर्ड। सर अपवर्ड फोर्स कितना है? t cos थीटा इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स कितना है बेटा? mg। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फॉरवर्ड फोर्स कितना है? t sin थीटा, और ये कितना है बेटा? fe। बैकवर्ड फोर्स कितना है? fe। fe की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल, ये दो इक्वेशन हो गए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको थीटा पहले निकालना है ना? थीटा निकालने के लिए क्या करो? दोनों को डिवाइड कर लो बाई सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। क्या आ जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टी से टी कट गया, यहाँ टी था, टी से टी कट गया, क्या आ जाएगा यहाँ पर? एफ ई बाई एम जी, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम। यहाँ से थीटा निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? बोलो। उसी तरीके से आपको इन दोनों इक्वेशन से क्या निकालना है? टी निकालना है। तो जरा सोचो, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए तो टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा।
टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एफ पी स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यू कैन से टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम जी स्क्वायर प्लस एफ पी स्क्वायर। So this is how you can get the value of t and theta. कहने का मतलब समझ में आया? इक्विलिब्रियम के केस में क्या लगाना है बेटा? कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है? I will send you the homework for today, है ना? इन्हीं पर बेस है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. And this is the complete conclusion of Coulomb's law. आज Coulomb's law हमारा complete होता है officially. If I feel I will bring some question for you in next class. Otherwise I will start the next topic, that is electric field. Okay? And electric field will take lesser time in comparison to the Coulomb's law, क्योंकि ये इसी की सारी बातें वहाँ पर फिर से डिस्कस करनी है, तो वहाँ पर हमारे पास टाइम कम लगेगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। नोट बिना किए अगर जाओगे तो थप्पड़ खाओगे यहाँ से। हाँ नहीं, नोट करके जाओ।